दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाम्स लॉ। तो जो कोलाम्स लॉ है वो क्या बताता है कि दो जो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में कितना फोर्स लगता है। और वो जो फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये एक प्लस चार्ज मैंने मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, और ये मैंने प्लस चार्ज मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। इन दोनों के सेंटर से एक लाइन है, लाइन बनेगी। इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस आएगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। उन दोनों मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के जो सेंटर है ना, उन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना। सेंटर से बीच की डिस्टेंस आर है, और जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ये आप जैसे कोई प्लस चार्ज के ऊपर एक तो रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, या फिर जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं। जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कितना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो ये जो कोलामिक जो फोर्स होता है उसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ तो यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही तो होती है, न्यूटन। तो फोर्स की जो न्यूटन यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो न्यूटन आ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे पास, न्यूटन आ जाएगी। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ये तो यूँ बता दें, काम का भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ मैं कोलामिक फोर्स की। पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि अगर मैं फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, इसके बीच में फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बीच में अगर मैंने ग्राफ बनाया तो वो कैसा बनेगा, यूं बनेगा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। दूसरी चीज होती है कि ये जो फोर्स लगता है वो किसके अलोंग लगता है, फोर्स लगता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या है कि दो चार्ज के से अगर मैं एक लाइन पास करूं तो उस लाइन के अलोंग यानी कि पैरेलल ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, जब मैंने यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा के कांस्टेंट आएगा। Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। के को हम क्या बोलते हैं, के जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जो के होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होता है। के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4πε0। के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4πε0। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर फोर कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और इप्सिलॉन नोट आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, इप्सिलॉन नोट। अब ये मीडियम के अकॉर्डिंग ही इप्सिलॉन नोट वेरी करता है, तो अगर ये इप्सिलॉन नोट वेरी करेगा तो के भी तो मेरे पास बदलेगा। इसलिए यार के क्या होता है, 1/4 होता है ना। के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। यूनिट डायमेंशन के बारे में अभी अभी बात कर लेंगे। और एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है मेरे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसको मिटा लेते थोड़ा सा स्पेस के लिए। अगर मैं के की डायमेंशन देखने जाता हूँ तो फोर्स बराबर क्या आता है, फोर्स बराबर आता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। के को अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो FR स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर मैं के का यूनिट निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉमिक स्क्वायर आ जाएगी, ये यूनिट आ जाएगी। और जो के आ जाएगा, अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास ml, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml2, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml t-2 होता है, मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, और चार्ज, चार्ज का क्या होता है, चार्ज मेरे पास एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है, एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टाइम का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा मेरे पास ml3t-2, और नीचे मेरे पास टी का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा और यहाँ पर एम्पियर का स्क्वायर, जो कि बराबर आ जाएगा किसके, ml3t-4 और एम्पियर-2 के। ये मेरे पास किसका डायमेंशन आ गया, ये मेरे पास ये जो के है, जो कांस्टेंट था उसका डायमेंशन आ गया ये। अब के का डायमेंशन आ गया, फोर्स की यूनिट तो मैंने बताई थी न्यूटन, न्यूटन होती है, और अब हम इप्सिलॉन नॉट के यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, इप्सिलॉन नॉट अगर मैं यहाँ से निकालो, के बराबर 1/4 का इप्सिलॉन नॉट होता है, इप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आर स्क्वायर आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा कोलॉमिक स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गई, ये यूनिट आ गई। डायमेंशन कोई पूछता नहीं है इसलिए नहीं बताना। मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था कि जो कोलॉमिक फोर्स होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई। एक तो हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस, ये मीडियम डिपेंडेंट हो गया, दूसरा हो गया मेरे पास लॉन्ग रेंज होता है, और तीसरा हो गया मेरे पास कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। चौथी प्रॉपर्टी अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। और छठी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो जो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म डिफाइन होती है। मैं भी पढ़ के आया हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। देख लेता हूँ, मेरे भूल गया यार, देख लेता हूँ कभी। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोलॉमिक फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें यहाँ पर के कांस्टेंट आ गया था, क्या आ गया था यहाँ पर, के जो आ गया था उसको मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट, Q1 आ गया, Q2 आ गया, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे मेरे पास ये के होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट होता है, मीडियम वाइज जो एप्सिलॉन जो होता है ना वो वेरी करता है, तो किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट होता है, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट, वो बराबर होता है किसके, ये एप्सिलॉन नॉट किसका है, एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट है, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट है, और ये किसका है, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट। तो जो मीडियम का एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट है,
मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, घुमा के ये वाला के और ये वाला के जो है वो अलग अलग है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। घुमा के जो होता है ये घुमा के है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से घूम घूम के लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये ठीक है ना, घुमा के किया है। अगर मैं किसी मीडियम में, ये तो किसमें था फोर्स, ये मेरे पास था एयर वैक्यूम, इन सब में फोर्स लिखा था, किसमें लिखा था, एयर वैक्यूम इन सब में। अगर मैं किसी मीडियम में फोर्स लिखता हूँ, अगर मैं किसी मीडियम में जो फोर्स लिखता हूँ, तो फोर्स जो आ जाएगा मीडियम में वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा यहाँ पर Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में लिख रहा हूँ, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पर मीडियम की प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन, इसलिए यहाँ पर मीडियम का एप्सिलॉन नोट आएगा, यानी कि एप्सिलॉन एम आएगा, डिवाइड बाई R का स्क्वायर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकता हूँ, Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 पाई, और कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नोट घुमा के मल्टीप्लाई बाई उनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अगर मैं देखता हूँ कि ये जो टर्म है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, फोर्स, और वो भी किसमें, एयर में। भाई एयर में कितना फोर्स लग रहा है वो उसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एयर में फोर्स कितना लग रहा है, नेट, नेट डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, घुमा के। यानी कि यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी कि किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है, नेट जो किसी मीडियम में फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एयर के फोर्स के, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, घुमा के किया जाएगा नीचे। अब मैं आपको दो चार सवाल करा देता हूँ कॉलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैंने क्यू चार्ट ले लिया और यहाँ पर मैंने एक क्यू चार्ट ले लिया, उनके बीच की अभी डिस्टेंस कितनी, आर। तो अगर मैं एक सवाल लिखता हूँ कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस reduced by half, reduced by half, कि अगर मैंने उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आधी कर दी, देन फाइंड फोर्स, देन फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, कि उन दोनों चार्जेस के बीच में अब फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स की इक्वेशन होती है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस क्या कर दी, ये पहला केस है, ये केस 1 बोल सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, ये केस 2 हो जाएगा। ये फाइनल मैंने क्या कर दिया, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, आधी कर दी। तो अब यहाँ पर आधा डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ये जो फाइनल जो डिस्टेंस आ जाएगी उन दोनों के बीच में वो इनिशियल की आधी है, मतलब ये आर डैश हो गई, इन दोनों के बीच की आर डैश में मान लिया, और वो कितनी हो गई, वो पहले वाली डिस्टेंस का आधा हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू, नीचे वाली डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जो उनके बीच में जो फाइनल फोर्स हो गया एफ डैश, जिसको मैंने बोला फाइनल फोर्स ये वाला, वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, और वो भी किसके, इनिशियल फोर्स के। पहले जो आप उनके बीच में पहले जो फोर्स लगाया था और बाद में जो फोर्स लगा, बाद में जो फोर्स लगेगा वो इनिशियल जो उनके बीच में फोर्स लग रहा था उसका 4 गुना हो गया। जैसे अब जैसे मेरे पास 10 टॉफी थी, तो 10 टॉफी में अगर मेरे पास उसका 4 गुना मैं करने बैठ तो 40 की टॉफी बनेगी ना। वैसे ही इनके बीच में अगर पहले एफ फोर्स लगा था तो बाद में 4 एफ फोर्स लग जाएगा। एक और इसमें कंसेप्ट आता है कोलॉम्बिक फोर्स में, कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, ये मेरे पास Q1 चार्ज है और ये मेरे पास क्या है, Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो जो मेरे पास जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो तो K Q1 Q2
डिवाइड बाई आर का स्क्वायर लगेगा। अगर मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को डबल कर दिया, यानी कि इसको 2 क्यों कर दिया, इसको कितना कर दिया, इसको भी 2 टाइम कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी 4 का फैक्टर आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर जो फाइनल फोर्स बनेगा वो इनिशियल फोर्स का 4 टाइम बनेगा। और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये जो F फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पर डिपेंड भी करता है, ये जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, अब मैं मान सकता हूँ कि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर और 1 की वजह से, 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, वो बराबर है किसके बराबर है, 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से। अरे ये तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जितना मैं फोर्स इस दीवार पे लगाऊंगा उतना ही फोर्स ये दीवार मेरे ऊपर लगाएगी, तो ये बराबर होगा एक दूसरे के। तो ये मेरे पास जो न्यूटन कोलॉम्बिक लॉ होता है, एक और इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये किसको फॉलो करता है, एनएलएम के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एनएलएम के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास अर्थ है, ये है और सन ये है, अर्थ क्या कर रही है, सन के चक्कर काट रही है, तो जितना फोर्स मेरे पास, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जितना फोर्स ग्रेविटेशन, जितना फोर्स अर्थ मास सन के ऊपर लगाया होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उतना ही है ना, हाँ सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो जो कोलॉम्बिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर मेरे पास यहाँ पर Q चार्ज है, ये कैपिटल Q चार्ज है, तो बताओ कि इस चार्ज को मैं कैसे तोड़ूं। तो इन दोनों के बीच में जो ये जो फोर्स लगेगा, मतलब ये कैपिटल Q चार्ज है, तो इस चार्ज को मैं कैसे तोड़ूं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए यहाँ पर जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ये तो इससे बने हुए हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q, मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिख सकता हूँ। तो ये जो Q1 आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कैपिटल Q का आधा होना चाहिए, और जो Q2 आना चाहिए वो भी कैपिटल Q का आधा होना चाहिए। तब जाके इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, विल बी मैक्सिमम। जैसे मेरे पास ये वाला एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर पर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, कि इस वाले प्लस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करो। तो ये जो प्लस चार्ज है इसको क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, साइड लेंथ ये बता दी। तो ये जो प्लस चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, फिर ये जो प्लस चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये मेरे पास क्या है, ये फेज डायगोनल है, और फेज डायगोनल √2a के बराबर होता है। इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों की वजह से लिखूंगा 2kq, इन दोनों की वजह से 2kq अपॉन में L स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, kq स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √2 है, उसका स्क्वायर कर दिया तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। ये भी a डिस्टेंस है, ये भी वाली भी, तो kq स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, a का जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा, हाँ ये √2 है, वो आ जाएगा 2 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस कितना नहीं, ये अरे ये इसकी वजह से फोर्स अगर इसके ऊपर F लग रहा है तो इसकी वजह से भी फोर्स F लगेगा, और यहाँ पर दो फोर्स, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जो नेट सम आएगा वो एकदम बीच में आएगा, और वो क्या आएगा, उसमें √2 का फैक्टर आता है। कितने का फैक्टर आता है, √2 का फैक्टर आता है। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम आएगा, यहाँ √2 लगाना मैं भूल गया था, प्लस ये इसकी वजह से जो फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर वो तो इतना ही होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं है।
ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर इसको काट लेता हूँ यहाँ पर। और जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास √2 k² डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा k² डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टोटल, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर k² डिवाइड बाई a² कॉमन ले लिया, √2 + 1/2। तो भाई मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। अब मुझे पता चल गया कि जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो कितनी दम लगाते हैं पढ़ाने में। मेरी तो हालत खराब होगी पढ़ाते पढ़ाते 2 मिनट भी ढंग से नहीं पढ़ा, मतलब अच्छे से पढ़ाया।